देखने वाले हैं विशेषोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है ये अर्थ अलंकार का प्रकार है। ठीक है, कौन सा? विशेषोक्ति अलंकार। कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना क्या कहलाता है? विशेषोक्ति अलंकार। कारण है फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है कारण के होते हुए भी। ठीक है, ज्यादातर अलंकार को हम उदाहरण से, सिर्फ एक उदाहरण से अलंकार आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा अलंकार है। सपोर्टेड दो पंक्ति दे दे बिहारी जी का या किसी भी जयशंकर प्रसाद जी का या तुलसीदास जी का दो पंक्ति दिया रहे, उस काव्य को देख के क्या आप कोई भी पता कर सकता है कि हाँ ये कौन सा अलंकार है। किसी भी क्या बोलते हैं कवि का दो पंक्ति दिया रहेगा, चाहे काव्य के रूप में। ठीक है, तो उस काव्य का पंक्ति देख के कोई आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन सा अलंकार है। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा है कि सबसे पहला हम परिभाषा को समझे कि जो भी अलंकार है तो उसके परिभाषा को एक या दो बार उसे अच्छे से समझे, फिर एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल को समझ के फिर इसको क्वेश्चन करने से अलंकार को पहचाना जा सकता है कि कौन सा अलंकार किस प्रकार का है। ठीक है, तो कारण के रहते हुए कार्य का न होना विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। एग्जाम्पल में है कि नैनों से सदैव जल की वर्षा होती रहती है तब भी प्यास नहीं बुझती है। अब नैनों से वर्षा होगी तो प्यास कैसे बुझेगा? नैनों से जो भी वर्षा होगी उससे प्यास का कोई कनेक्शन नहीं है। यानी कारण के रहते हुए भी, कारण था नैनों से वर्षा होना, वो भी तो जल है, जो नैनों से आंख से गिर रहा है वो भी तो जल है, लेकिन वो प्यास बुझाने का काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये विशेषोक्ति का एग्जाम्पल। इसी टाइप के 2-3 और एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे, तब जाके अलंकार को अच्छे से दिमाग में फिट कर पाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं असंगति। नाम ऐसे पता चला है जिसका मेल नहीं हो, असंगत हो, डिफरेंट हो, ऑड हो, विषम हो। ठीक है, असंगति अलंकार। कारण और कार्य में संगति का अभाव। इसमें क्या है, दोनों में कोई मेल ही नहीं होगा, न कार्य में न कारण में। न कार्य से कारण का मेल होगा, न कारण से कार्य का कोई मेल होगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे? कारण कहीं और कार्य कहीं और, इसे असंगति अलंकार कहेंगे। ठीक है, उदाहरण में देखते हैं। दृग ऊर्ध्वत टूटत कुटुम्ब, ये बिहारी जी का क्या है? काव्य लिखा गया है। दृग ऊर्ध्वत टूटत कुटुम्ब। ठीक है, दृग मतलब आंख, नजर। ठीक है, ऊर्ध्वत यानी मिलती है। जब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दृग ऊर्ध्वत, जब क्या होता है, नायक और नायिका की आंखें और नजरें मिलती है तो क्या होता है या दो प्रेमी प्रेमिका प्रेम में होते हैं तो इससे क्या असर किस पे पड़ता है? परिवार टूटना। ठीक है, किसका? टूटत कुटुम्ब, यानी इससे क्या होता है? परिवार टूटता है। जब दो प्रेमी प्रेमिका की नजरें मिलती है या उनका प्रेम होता है तो इसका असर ये किस पे होता है? परिवार का टूटना। यानी कारण से कथन, इसका कारण से कार्य का कोई लेना देना नहीं, दोनों का कोई मेलजोल नहीं है। असर तो इस पे पड़ना चाहिए कि नजरें मिली है यहाँ पे दो की, तो इन लोग पे असर होना चाहिए, लेकिन यहाँ कह रहा है कि कारण और कार्य में संगति का अभाव, इससे इसका कोई संगति नहीं है, कोई मेल नहीं है। ठीक है, नजरें मिलती है यहाँ पे दो प्रेमी प्रेमिका का है या नायक नायिका का है, तो इससे क्या होता है? टूटत कुटुम्ब, तो इससे क्या होता है? कुटुम्ब यानी परिवार, परिवार टूटता है। ठीक है, तो इसमें हमारा कह रहे कारण कहीं और कार्य कहीं और। कारण यहाँ हो रही है कि नायक नायिका की नजरें मिल रही है, और कार्य कहीं और, यानी कार्य कहाँ हो रहा है? परिवार टूटने का। यहाँ परिवार पे यहाँ पे कार्य हो रहा है, नजरें इन लोगों की मिल रही है और टूटने का काम परिवार में हो रहा है, यानी परिवार टूट रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कि असंगति अलंकार किसे कहते हैं, जिसमें कारण कहीं और होगा, कार्य कहीं और होगा। ठीक है, और ये था हमारा विशेषोक्ति अलंकार। इसमें कारण होते हुए भी कार्य का भाव रहेगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं काव्य लिंग अलंकार। ये भी अर्थ अलंकार का ही प्रकार है। किसी कथन का कारण देना काव्य लिंग अलंकार कहते हैं। कोई भी स्टेटमेंट हो उसका रीजन देना ही क्या कहलाएगा? काव्य लिंग अलंकार। ठीक है, इसके कैसे पहचानेंगे? जिसमें क्या लगा हो वैसा अलंकार जिसमें क्योंकि दिखाई दे, चूंकि दिखाई दे, इसलिए दिखाई दे। क्योंकि, चूंकि, इसलिए क्या दिखाई दे? कैसे पहचान करेंगे कि वो काव्य लिंग अलंकार है? तो जिसमें क्योंकि, चूंकि और जिसमें दिखाई दे उससे हम क्या मान लेंगे? काव्य लिंग अलंकार। ठीक है, डिफिनेशन क्या है इसका? किसी कथन का कारण देना ही क्या कहलाएगा? काव्य लिंग अलंकार। ठीक है, अब तक हमने इसमें
तीन अलंकार देखे, विशेषोक्ति अलंकार, असंगति अलंकार, काव्यलिंग अलंकार। अब इसका हम उदाहरण से समझते हैं काव्यलिंग अलंकार को। ये तो पहचान था और ये परिभाषा था, अब इसका थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे ये काव्यलिंग का उदाहरण है, ठीक है। काव्यलिंग का उदाहरण क्या था? ये रहा हमारा, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, ओही खाए बौरात नर, यही पाए बौरा। इसका अर्थ क्या हुआ? इस कनक का अर्थ हुआ सोना, दूसरे वाला कनक का अर्थ हुआ धतुरा। जहाँ पे अपने यहाँ शिव जी का जो व्रत होता है उसमें धतुरा चढ़ाते हैं, भांग धतुरा, ठीक है। उस धतुरा की बात यहाँ पे हो रही है। वो धतुरा में भी क्या होता है? मादक होता है, नशा वाली चीज पदार्थ है वो, ठीक है, धतुरा। और ये कनक मतलब सोना, ठीक है। तो इस कनक का मतलब सोना होता है और इस कनक का मतलब धतुरा होता है। तो कह रहा है कनक कनक ते 100 गुनी, यानी सोना जो होता है धतुरा से क्या होता है? 100 गुना ज्यादा क्या होता है? मादकता अधिक है, मतलब सोना में जो होती है धतुरा से 100 गुना ज्यादा क्या होता है? नशा होता है, ठीक है। उही खाए बौरात नर, यही पाए बौरा। कह रहा है कि धतुरा का उतना नशा मानव पे, नर पे उतना नहीं चढ़ता जितना धन पाने के बाद, सोना आने के बाद इंसान के अंदर नशा चढ़ जाता है, यानी घमंड हो जाता है, ठीक है। इस दोनों लाइन की ये बिहारी जी की पंक्ति है, उन्होंने अपने काव्य में लिखा है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका है, वही पाए वही खाए बौरात नर, यही पाए बौरा है, ठीक है। यही पाए यानी इसे पा के लोग बौरा जाता है और इसे खा के लोग भी बौराता है, लेकिन उतना नशा नहीं होता जितना लोगों को धन प्राप्त होता है। जितना धन प्राप्त होने के बाद धन प्राप्ति का अहंकार हो जाता है लोगों को, उतना नशा तो धतुरा में भी नहीं होता है। यानी यहाँ पे तात्पर्य ये है बिहारी जी का कि जो सोना होता है उसका नशा किससे? धतुरा से 100 गुना ज्यादा होता है। उसे पाके लोग क्या हो जाता है? अहंकार भर, लोगों में अहंकार भर जाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल था क्या? काव्यलिंग एग्जाम्पल का। काव्यलिंग एग्जाम्पल का परिभाषा क्या था कि उसमें कथन और कारण का कोई क्या नहीं होगा मेल ही नहीं होगा। ये रहा हमारा काव्यलिंग का एग्जाम्पल। अब आएंगे हम नेक्स्ट अलंकार पे। काव्यलिंग में हमने क्या देखना? काव्यलिंग का अलंकार क्या था? किसी कथन का कारण देना। तो यहाँ पे कथन का कारण दिया गया कि लोगों को सोना मिलते हैं, लोगों को क्या हो जाता है? अहंकार इतना ज्यादा हो जाता है, लोगों से पाके बौरा जाता है। तो धतुरा का नशा क्या होता है? उतना ज्यादा नहीं होता जितना सोने की, यानी सोना या धन का नशा धतुरा से 100 गुना ज्यादा होता है। ये कारण, कथन का कारण बताया गया। तो कथन का कारण बताना ही काव्यलिंग अलंकार है। अब आते हैं हम नेक्स्ट यथा संख्या अलंकार पे। अब देख रहे हैं यथा संख्या अलंकार, या इसी को क्रम अलंकार भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? वो अलंकार जहाँ क्रम में कहे गए कई पदार्थों का दूसरे क्रम में कहे गए पदार्थों के साथ संबंध जोड़ना, यानी इस क्रम में जो जो है, मणि है, मानिक है, मुक्ता है, ठीक है। इस पंक्ति में जो लाइन लिखा गया है उसका ठीक उसके नीचे वाले से क्या है? संबंध स्थापित हो रहा है। यहाँ पे क्या है? वो अलंकार जहाँ क्रम में कहे गए कई पदार्थों का, ठीक है, जहाँ क्रम में कहे गए कई पदार्थों का। तो ये क्रम देख लेते हैं पहला लाइन में, पहला पंक्ति में क्या है? दूसरे क्रम, यानी दूसरा क्रम ये हो गया, ठीक है, ये वाला दूसरा क्रम हो गया। दूसरे क्रम में कहे गए पदार्थों के साथ संबंध जोड़ना, ठीक है। तो मणि का संबंध अहि से, मानी का संबंध गिरी से और मुक्ता का संबंध गशीर से जोड़ा गया है, ठीक है। ये उसका ये एक सुटेबल एग्जाम्पल है किसका? यथा संख्या अलंकार या क्रम अलंकार का। तो कह रहा है मणि, माणिक्य और मुक्ता। अहि मतलब सर्प, सांप, ठीक है, अहि में सांप। गिरी मतलब पर्वत, और गजसीर यानी हाथी का
हाथी का मस्तक जो भी है, या सिर बोला जाए, ठीक है, गज सिर, ठीक है। तो मणि किसके शरीर पे उत्पन्न होता है? सांप के सिर पे। और ये माणिक्य, ठीक है, यहाँ माणिक लिखा है, इसको तोड़ेंगे तो माणिक्य ऐसे भी बोल सकते हैं। माणिक्य कहाँ? पर्वत पे, ठीक है। सर सांप के मस्तिष्क पे क्या उत्पन्न होता है? क्या? मणि, ठीक है। और पर्वत पे माणिक्य, ठीक है। और हाथी के मस्तक पे मुक्ता, ठीक है, ये उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये एक क्रम में कहे गए बातों का दूसरे बातों से क्या है? मेल है, संबंध है, ठीक है। तो मणि किससे? अहि यानी सांप से, माणिक्य यानी पर्वत से, मुक्ता यानी हाथी के मस्तक से। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक क्रम में कहे गए बातों का दूसरे बातों से संबंध जोड़ा गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि सांप के सिर पे मणि और पर्वत पे माणिक्य और हाथी के मस्तक पे मुक्ता जैसी छवि क्या होती है? उत्पन्न होती है या शोभा देती है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो मणि है, माणिक्य है, मुक्ता है, ठीक है, ये सुंदर छवि है, वो सांप के सिर पे और पर्वत पे और हाथी के मस्तक पे धारण करके भी वैसी शोभा नहीं देती जैसे राजा के मुकुट पे और नवयुवती के शरीर को या नवयुवती स्त्री को पागे, ठीक है। इसका तात्पर्य ये हुआ, ये तुलसीदास जी का लिखा गया काव्य है और इस पंक्ति का अर्थ यही हुआ, ठीक है। और इसमें पहला जो है क्रम, उसका नीचे वाले क्रम से संबंध जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया मणि माणिक मुक्ता इतने सुंदर छवि होने के बावजूद भी इतना शोभा नहीं देती जितना वो किसको पाके? जितना राजा के मुकुट और नवयुवती शरीर, नवयुवती स्त्री पर। अब चलते हैं, हम देख रहे हैं मिलित अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है। वो अलंकार जहाँ एक वस्तु दूसरे वस्तु में इस प्रकार मिल जाता है कि उसका अलग स्वरूप ही नहीं पता चलता है। एक ऐसा वस्तु, ठीक है, या एक ऐसा पदार्थ जिसका वो दूसरे में इस प्रकार मिल जाता है कि उसका अलग से स्वरूप ही नहीं पता चलता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। वरन बास सुकुमारता सब विध रही समाये, पंखुड़ी लगी गुलाब की गाल न जानी जाए। ये बिहारी जी का काव्य है, ठीक है। उन्होंने इस पंक्ति में क्या कहना चाहा, उनका भावार्थ क्या है इस पंक्ति से कि वर्ण, रंग, गंध और उनकी जो कोमलता है, ठीक है। इसका मतलब वर्ण मतलब रंग, वर्ण, ठीक है। वास यानी रंग, गंध और वास मतलब गंध, ठीक है। सुकुमारता यानी कोमलता, ठीक है। तो यहाँ नायिका जो है गाल न जानी जाए, नायिका के गाल पे गुलाब का पंखड़ी लगा है, ठीक है। क्या लगा है? गुलाब का पंखड़ी लगा है। तो उनके गुलाब, जो नायिका का गाल है उसकी क्या रंग और सुगंध और कोमलता की वजह से उसमें लगा हुआ, उसके गाल पे लगा हुआ पंखड़ी का भी आभास नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा, पहचान ही नहीं हो रहा है कि वो नायिका का गाल पे गुलाब की पंखड़ी लगा है। क्यों? क्योंकि उनका गाल जो है किसके सदृश है? गुलाब की पंखड़ी के समान। किसके समान है? गुलाब की पंखड़ी के समान, जिस वजह से आभास ही नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है उनके गाल पे गुलाब की पंखड़ी, ठीक है। वरण वास सुकुमारता, रंग, गंध और कोमलता के वजह से सब विध रही समाये, पंखुड़ी लगी गुलाब की। पंखुड़ी किस चीज की लगी है? गुलाब की। गाल न जानी जाए, यानी गाल पहचाना ही नहीं जा रहा है। उनके गाल पे क्या लगा है? गुलाब की पंखुड़ी लगा है और वो पहचाना नहीं जा रहा है क्योंकि वो उनका जो गाल है किसके सदृश यहाँ प्रतीत हो रहा है? किसके जैसा? रंग, गंध और सुकुमारता जो है गुलाब के पंखुड़ी के सदृश है, जिस वजह से उसका गाल न जानी जाए, यानी गाल को अलग से पहचाना ही नहीं जा रहा कि हाँ वो डिफरेंट है, यानी दोनों क्या हो रहा है? इस प्रकार मिला हुआ है कि उसका अलग स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है। आई होप मिलित अलंकार क्लियर हुआ कि कैसे मिल गया, फिर उसका अलग स्वरूप पता नहीं चल रहा है। इस उदाहरण से हमने इसमें समझाया। अब आगे हम नेक्स्ट अलंकार देखते हैं। ये बिहारी जी का पंक्ति है, जिसका भावार्थ भी मैंने बताया। अब हम देखने वाले हैं अर्थांतर न्यास अलंकार, ठीक है। अर्थ जोड़ अंतर प्लस न्यास अलंकार, ठीक है। वह अलंकार जिसमें एक सामान्य कथन, मतलब ये सामान्य कथन है, नीचे वाला विशेष है,
ये सामान्य कथन है। तो नीचे वाला क्या है, विशेष है, उसकी विशेषता को व्याख्यान करता है, ये विशेष कथन है। ठीक है, तो एक सामान्य कथन जिसमें क्या होता है, एक सामान्य कथन का समर्थन किससे होता है, विशेष कथन से, या किसी विशेष कथन का समर्थन सामान्य कथन से किया जाता है। या तो इस सामान्य कथन का क्या समर्थन विशेष से किया जाएगा, या विशेष का समर्थन सामान्य से किया जाएगा। उसे क्या बोलेंगे, अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार किसे कहते हैं, वह अलंकार जिसमें एक सामान्य कथन का समर्थन विशेष कथन से, या किसी विशेष कथन का समर्थन किसे किया जाता है, सामान्य से किया जाता है, उसी को बोला जाता है अर्थांतर न्यास अलंकार। एग्जाम्पल से समझेंगे। जे रहीम उत्तम प्रकृति का कड़ी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ठीक है, ये किसका है, हमारा रहीम जी का पंक्ति है। ठीक है, किसका है, रहीम जी का ये पंक्ति है। इसका भावार्थ ये हुआ, जे रही उत्तम प्रकृति। उत्तम प्रकृति मतलब अच्छे स्वभाव वाले, उत्तम स्वभाव वाले, जिनका स्वभाव, जिस सज्जन पुरुष का स्वभाव एकदम उत्तम प्रकृति का हो, एकदम बेस्ट प्रकृति का किसी का नेचर हो। ठीक है, जिसकी क्या है, जो स्वभाव हो बहुत बढ़िया किस्म का हो, तो उसका किसी भी गलत संगत का कोई असर नहीं पड़ता। कुसंग मतलब गलत संगत। ठीक है, का कड़ी सकत कुसंग, यानी जो उत्तम प्रकृति का जिसका स्वभाव हो, उसको कोई गलत संगत वाला कुछ नहीं कर सकता, उसके गलत संगत से उसके ऊपर कोई असर नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जिस तरह चंदन का जो पेड़ होता है, चंदन के पेड़ पे कौन व्याप्त रहता है, लिपटे रहता है, कौन, लिपटे रहत भुजंग। भुजंग मतलब यहाँ सर्प। ठीक है, भुजंग मतलब सांप। तो सांप क्या करता है, चंदन के पेड़ से लिपटे रहता है, तो उसकी शीतलता को नहीं छीन पाता। यानी चंदन का जो पेड़ है वो अपनी शीतलता तब भी नहीं खो पाता जब उसमें सांप उससे लिपटे रहता है, तब भी चंदन का पेड़ अपनी शीतलता नहीं खो पाता। ठीक उसी प्रकार जैसे एक सज्जन या उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति गलत संगत में भी क्या होता है, उनका असर नहीं होता, या गलत संगत से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यानी ये सामान्य का अर्थ विशेष से किया गया, और विशेष का यहाँ समर्थन किसे किया जाता है, सामान्य से किया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं अर्थांतर न्यास अलंकार। आई होप ये समझ में आया होगा, एक एक करके अलंकार समझा रहे हैं। तो सामान्य से विशेष और विशेष से सामान्य का समर्थन करना ही अर्थांतर न्यास अलंकार कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से स्पष्ट हो रहा है कि जे रही उत्तम प्रकृति का कड़ी सकत कुसंग। कुसंग यानी गलत संगत, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ठीक है, तो इसका भावार्थ मैंने बताया। आगे नेक्स्ट अलंकार देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं लोकोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। वह अलंकार या वह काव्य जिसमें लोकोक्ति का प्रयोग हुआ उसे लोकोक्ति अलंकार कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है, आछे दिन पाछे गए हाड़ी से कियो न हेत, अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, अच्छे दिन, इसका भावार्थ ये हुआ, अच्छे दिन पाछे गए, पाछे यानी बीत गए, जो अच्छा दिन था वो बीत गया। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे कवि का भावार्थ है कि हमने किससे प्रेम नहीं किया, हरि से। हरि यानी भगवान। ठीक है, हरि से कियो ना हेत, हेत यानी यहाँ प्रेम, कि हमें अच्छे दिन हमारे जो थे वो बीत गए और हमने हरि से प्रेम नहीं किया, अब पछताने का क्या फायदा। ठीक उसी प्रकार जैसे चिड़िया के खेत चुग जाने के बाद किसान को पछताने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, इसका भावार्थ ये हुआ। ठीक है, ये कौन सा अलंकार, ये एक क्या है, कहावत है, लोकोक्ति है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये एक लोकोक्ति है और इसका भावार्थ वही जो अभी मैंने समझाया। ठीक है, तो ये लोकोक्ति अलंकार में आएगा। ठीक है, वो काव्य में लोकोक्ति का यूज होगा इसलिए वो लोकोक्ति अलंकार कहलाएगा। लोकोक्ति और मुहावरा वो अलग टर्म होता है, लेकिन अभी हम अलंकार पढ़े तो यहाँ लोकोक्ति अलंकार जो है ये अर्थ अलंकार का प्रकार है। ये है लास्ट अर्थ अलंकार का। टोटल अर्थ अलंकार 51 टेस्ट के थे, जिसमें से टोटल का डेफिनेशन तो मैंने नहीं बताया, इस वीडियो में नहीं लिखवाया क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। ऐसे ही 6 पार्ट में अलंकार हो चुका है हिंदी व्याकरण का, सिर्फ अलंकार 6 पार्ट में वीडियो अपलोड हुआ है। तो कहने का मतलब है कि अगर सारे का डेफिनेशन एग्जाम्पल दिया जाए तो 51 काफी लंबा हो जाएगा। तो जो जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आया था
उसी का मैंने डेफिनेशन और उदाहरण लिखवाया। ठीक है, किसका किसका, जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसी का परिभाषा और उदाहरण दिखाया गया अलंकार का। ये अर्थ अलंकार का लास्ट है। ठीक है, कौन सा है, उदाहरण अलंकार। वह अलंकार जिसमें एक वाक्य कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरा अलंकार करना। ठीक है, वह अलंकार जिसमें एक वाक्य कहकर उसके उदाहरण को दूसरे अलंकार करना। ठीक है, दूसरा अलंकार करना, उसी के उदाहरण को दे दिया जाएगा और उसका दूसरा अलंकार उसको बोलना। ठीक है, क्या कहलाएगा, उदाहरण अलंकार। ठीक है, एग्जाम्पल में, वे रहीम नर धन्य है परोपकारी अंग, बाटन बारे को लगे जेव महदिक को रंग। ये रहीम जी का काव्य है, उनकी ये पंक्ति है उनके काव्य से, जिसका भावार्थ ये हुआ कि वे रहीम नर धन्य है, वे लोग महान है, धन्य है, जो उपकार करने के बाद भी क्या होता है, उनका जो उपकारी स्वरूप होता है, उनके लिए क्या होता है, उन बाकियों को तो परोपकार का काम करता है, उनके लिए भी वो परोपकारी होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह मेहंदी बांटने वाले को भी उनके हाथों में मेहंदी लग जाती है या मेहंदी की रंग दिखाई पड़ती है, ठीक उसी प्रकार वे लोग क्या है, धन्य है, जो उपकार करते हैं, परोपकार का काम करते हैं। ठीक है, इसका भाव ये हुआ। ये लास्ट हमारा था उदाहरण अलंकार, जो कि अर्थ अलंकार का प्रकार है। अब तक हमने देखा शब्द अलंकार कंप्लीट हुआ और उसके टाइप्स कंप्लीट हुए। ठीक है, हिंदी ग्रामर में अर्थ अलंकार और अर्थ अलंकार के टाइप्स उसके डेफिनेशन के साथ, उदाहरण के साथ कंप्लीट हुए। अब लास्ट बच गया है कौन सा, आधुनिक आधुनिक अलंकार या पाश्चात्य अलंकार। ये लास्ट हमारा बच गया अलंकार में। अब तक तो लगभग 6 वीडियो हो चुका है, मान ली इसका अलंकार का, अर्थ अलंकार कंप्लीट हुआ। ये चलते हैं लास्ट, अर्थ अलंकार तो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम पाश्चात्य अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण अलंकार, ध्वन्यर्थ अव्यंजन अलंकार, विशेषण विपर्यय अलंकार। ये 3 प्रकार किसके हैं, आधुनिक अलंकार या पाश्चात्य अलंकार के तीनों प्रकार हैं। ठीक है, इसमें से 2 ये भी आई है। मानवीकरण अलंकार ज्यादातर पूछा, 2 तारक लगा है, 2 तारक चिन्ह है और इसमें एक तारक चिन्ह है जिसको हम स्टार बोल रहे हैं। ठीक है, तो डबल वाले काफी भी आई है। ठीक है, तो अब हम इसका परिभाषा देख ले रहे हैं, मानवीकरण अलंकार का परिभाषा। जब काव्य में किसी अमानवीय वस्तु है, यानी कोई भी प्राकृतिक चीज हुआ, ठीक है, उसका क्या करेंगे, वर्णन करेंगे मानवीय क्रिया गुण से। ठीक है, किसे करेंगे, जो कोई अमानवीय कहते हैं, क्या आ जाएगा, प्राकृतिक वस्तु। ठीक है, उनका वर्णन करते समय उन्हें मानवीय गुण, क्रियाएं या भावनाएं प्रदान करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मानवीय अलंकार। इंग्लिश में उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ओनोमैटोपिया। ठीक है, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, तो अब इसका ये तो परिभाषा हो गया, ये 3 टाइप हो गया। आधुनिक जो तीसरा वाला अलंकार था उसका, और इसका ये 3 टाइप है। इसमें पहला का ये डेफिनेशन है मानवीय का। ठीक है, इसका ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, इसका भी हम देखेंगे, इसका यहाँ पे देख लेते हैं, मानवीय का हो गया। अब है इसका उदाहरण, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। यहाँ जगी वनस्पतियां का मतलब है जब इंसान का अपना चेतना जागृत होता है। ठीक है, क्या करें, इंसान का चेतना जागृत होना, उसका मन जागृत होना। तो क्या होता है, जब इंसान का चेतना जागृत होता है तो इंसान क्या करता है, अपने इंद्रियों को क्या करता है, धोता है। ठीक है, शीतल जल से। कैसे धोता है, शीतल जल से। फिर जाके वो क्या होता है, उससे आत्मशुद्धि की प्राप्ति होती है। मानव की आत्मशुद्धि की, जब वो इंसान की चेतना जागृत होती है तो उसकी क्या होती है, इंद्रिया क्या हो जाती है शीतल जल से, यानी वो प्योर हो जाती है उसकी इंद्रिया। फिर वो क्या करता है इंसान तो फिर इंसान क्या करता है, उसकी आत्मशुद्धि हो जाती है उससे। ठीक है, यहाँ शीतल जल से यानी अपने इंद्रियों को धोने के लिए नहीं कह रहा है, यानी जो इसकी इंद्रिया होती है उनकी वो क्या हो जाती है, शुद्धिकरण हो जाती है, जिससे इंसान सत्य और ज्ञान की मार्ग की ओर अग्रसर होता है। इसका भावार्थ हुआ। यह है जयशंकर प्रसाद जी का पंक्ति। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, ये लास्ट अलंकार का मानवीकरण अलंकार देख लिया। लास्ट रह गया हमारा विशेषण विपर्यय। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ये रहा हमारा
अलंकार का लास्ट टाइप्स, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन अलंकार के, लगभग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब तक हमने अलंकार पढ़ा तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, एमसीक्यूज भी क्वेश्चन लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम देखते हैं ये अलंकार का लास्ट प्रकार है और किसका है, आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार का प्रकार है, ठीक है। अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार का नहीं है। इसमें विशेषण विपर्य, विपर्य का मतलब होता है स्थान बदल देना, ठीक है। तो वह अलंकार जो विशेषण का ही स्थान बदल देता है उसे बोलते हैं विशेषण विपर्य अलंकार, ठीक है। अब यहाँ उदाहरण देख रहा है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। ये जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, पंक्ति है। तो वो कहना चाहते हैं कि इस करुणा भरी हृदय में जो है अब क्या बजती है, विकल रागिनी का मतलब क्या होता है, एक धुन बजती है। कैसा धुन है उनका, कि जो कि विरह की उदास बन चुकी एक धुन उनके करुणा भरी हृदय में अब बजती है, ठीक है। ये किनका है, जयशंकर प्रसाद जी का स्टेटमेंट है, ठीक है। जो कह रहे हैं कि कवि का यहाँ पे क्या अर्थ है कि ये करुणा से भरा हुआ जो हृदय है, अब उस हृदय में एक बेचैन रागिनी, विकल रागिनी, विकल मतलब बेचैन, रागिनी यानी किसका धुन बजना, एक उदास सा धुन, ठीक है, विरह की उदास, ठीक है, विरह की उदास सी धुन बजती है, ठीक है। जो कि हाहाकार में जो कि हाहाकार के स्वर में क्या हो रही है, अब चीख रही है, हाहाकार के स्वर्ग में चीख रही है। जो उनके अंदर एक विरह की उदास सी धुन बज रही है, वो अब हाहाकार के स्वर के रूप में चीख रही है, ठीक है, उनके करुणा भरे हृदय में। ये जयशंकर प्रसाद जी का पंक्ति है और ये विशेषण विपर्य अलंकार खत्म हुआ। अब अलंकार का कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ अलंकार समाप्त हुआ। जय हिंद।